नमस्कार, है न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर गरम है। चलिए शुरुआत करते हैं। गांधी जयंती से एक दिन पहले यानी कि आज केंद्र सरकार देश भर में स्वच्छता अभियान चला रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। इसी के साथ ही प्रदेश के विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और वहीं सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के हरियाणा शहर विकास प्राधिकरण की मार्केट में सांकेतिक रूप से झाड़ू लगाकर शहरवासियों से स्वच्छता अभियान में आगे आने का आह्वान किया। अब तमाम जिलों की ये तस्वीरें देखिए आप। फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहडल, हथीन, रतिया, कुरुक्षेत्र, तमाम जिलों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वच्छता अभियान जो है वो यहां पर देखने को मिला और खुद सीएम मनोहर लाल ने भी झाड़ू लगाते हुए एक संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचाया है कि स्वच्छता अभियान के जरिए लोग जागरूक किस प्रकार से हो सके। और वहीं रोहतक की राहगिरी कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अलग अलग कार्यक्रमों के बीच सीएम ने लोगों से राहगिरी जैसे कार्यक्रमों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने की अपील की। सीएम ने प्रदेश में शराबबंदी को लेकर कहा कि जबरदस्ती शराब बंद करने के परिणाम अलग अलग राज्यों से सामने आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि लोग जागरूक होकर नशे से खुद ब खुद दूर रहें। इसी के साथ ही सीएम ने खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने का भरोसा दिलाया। धान खरीद को लेकर भी सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है कि जितना ऊहापोह का एक व्यक्ति का जीवन हो गया है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे जवान हो, चाहे वो हमारा वृद्ध आयु हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, ऐसे सब लोगों को कम से कम एक समय ऐसा होना चाहिए जब वो अपनी व्यक्तिगत चिंताओं से मुक्त होकर के ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में सांघिक तौर पर इकट्ठे मिलकर के भाग ले, जिसमें विभिन्न यानी जो भी प्रक्रियाएं हैं, चीज़ें हैं, खेल हैं, मनोरंजन के साधन हैं, बाकी सब चीज़ें हैं, उसके अंदर वो भाग ले, उसको देखे तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंदर एक सुंदरता आएगी, एक अच्छापन आएगा और वो अपनी व्यक्तिगत ऊहापोह से, तनाव से बाहर निकलेगा। बहुत प्रासंगिक है इस प्रकार के कार्यक्रम करना। एशियन गेम्स का विषय है, आपने ठीक विषय उठाया। बहुत जगह से हमारी पास डिमांड आई हुई है कि हम शूटिंग रेंज बनाएं। निश्चित रूप से बड़े शहरों के अंदर इस प्रकार का शूटिंग रेंज बनाने का हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का कार्यक्रम है। बहुत जल्दी इसके परिणाम। देखिए, दोहरे मापदंड का विषय नहीं होता। हम किसी चीज़ को फोर्सिबली बंद करने के हक में नहीं हैं, लेकिन जन जागरण के माध्यम से लोगों को हम तैयार करते हैं कि नशे से अगर वो मुक्त होंगे तो शराब कम बिकेगी, नहीं बिकेगी, हमको अच्छा लगेगा। लेकिन शराब को बंद करके हमने देख लिया है, बहुत प्रांतों ने देख लिया है, उस प्रकार से फोर्सिबली बंद करने के परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। फिर उसका दुरुपयोग भी उन बातों का होता है। हमने भी 1996 से 98 हरियाणा में बंद करके देखा, लेकिन कितने उसके दुष्प्रभाव जो पड़े हैं, आज भी बहुत स्टेट्स उस प्रकार का कर रही हैं, लेकिन वो बंद हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागृति पैदा करके उन चीज़ों से दूर किया जाए। कि धान का पहले तो 1 अक्टूबर को इसकी प्रोक्योरमेंट आज से होनी थी, लेकिन हमने इसमें थोड़ा जल्दी करके 5 दिन पहले 25 तारीख को धान की जैसे डिमांड थी, 25 को ही उसकी प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी है। फिर भी चूँकि इस बार वर्षा एक बेमौसमी वर्षा हुई, बेमौसमी वर्षा के कारण से कहीं कहीं जो मॉइस्चर है वो ज़्यादा मिला। उस मॉइस्चर के साथ कोई भी अनाज ये खरीदना संभव नहीं है। कारण क्या है कि उस मॉइस्चर के कारण से बाद में गोदामों के अंदर उसका जो खराबा होता है, उसके अंदर जो फुंदी लगती है, काला हो जाता है, वो आखिर इंसान के ही खाने में काम आता है। इसलिए क्वालिटी पर ध्यान रखना ये हमारा पहला एक कार्यक्रम इसमें होता है कि उसको सुखा करके, उसको झराई करके उसको खरीदा जाए, फिर उसमें कटाई नहीं है और प्रोक्योरमेंट उसकी शुरू हो गई। और वहीं फरीदाबाद में बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सीएम मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। साथ ही सीएम कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। बूथों के प्रमुख हैं, हमारे जिले के, मंडलों के बूथों के प्रमुख और बाद में पन्ना प्रमुख तक हमने अपना संगठन खड़ा कर लिया है। अगर मैं केवल हरियाणा की बात करूं तो लगभग 20,000 हमारे बूथ हैं और इन 20,000 बूथों पर अगर मैं 15 की एवरेज भी एक बूथ की पन्ना प्रमुख की मानता हूं तो 3 लाख पन्ना प्रमुख है। अपने 3 लाख पन्ना प्रमुख केवल पन्ना प्रमुख को इकट्ठा कर ले हम
तो हमको बहुत बड़ी और रैली की आवश्यकता नहीं। हरियाणा का कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें 3 लाख पन्ना प्रमुखों को बैठा सके। लेकिन उसकी स्थिति क्या है? आज हरियाणा में अपने संगठन को खड़ा नहीं कर पाए हैं। प्रदेश में अध्यक्ष बना लिया, पूरे 3 साल निकल गए, संगठन खड़ा नहीं हुआ। फिर अध्यक्ष बदल लिया, फिर 3 साल में संगठन नहीं बना पाए। अब तीसरा अध्यक्ष उनका चल रहा है। आज भी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो संगठन बना पाए। अभी उन्होंने कहा हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं कि जिला अध्यक्ष भी बनाएंगे, साथ में कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाएंगे। क्योंकि नेताओं की लड़ाई इतनी है, वो अपने यहाँ संगठन नीचे तक पहुंचाने को तो कल्पना ही छोड़ दें। जो डकैतियां उन्होंने अपने समय में लगाई हैं, हर व्यक्ति उनके राज्य में उनके साथ जुड़ा होता था, स्वार्थ से जुड़ता था या डकैती करता था। ऐसे डकैतियों के कारण से जनता परेशान हुई। आज भी जब जनता को याद कराते हैं कि उस समय क्या हुआ था, तो बहुत पुराने लोग तो आज भी थर-थर कांप उठते हैं। इस डर के कारण से उन्होंने कुछ इधर से बुलाए, उधर से बुलाए और सारे देश की पार्टियों कहा कि भाई मोदी जी अकेले तो जाएंगे नहीं, हमारे से तो जाएंगे नहीं, अगर मोदी को भगाना है तो आओ मिल जाओ। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा। कोई पता नहीं उनका नेता कौन है, कोई पता नहीं उनकी विचारधारा क्या है, कोई पता नहीं उनका प्रोग्राम क्या है। और वहीं सीएम मनोहर लाल ने पन्ना प्रमुख सम्मेलन से लोकसभा की 10 सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही सड़क, बिजली और पानी के प्रबंधन में लगातार हो रहे सुधार की जानकारी देते हुए नजर आए हैं। देखिए, 10 की 10 सीटें जीतना और मोदी जी की झोली में डालना, ये हमारा टारगेट, उसको पूरा करेंगे। ये सड़क, पानी और बिजली ये ऐसा विषय है, लगातार कहीं ना कहीं शिकायत भी रहेगी, लगातार काम भी होंगे। तो इन तीनों चीज़ों पर हमारा पूरा ध्यान है। बिजली हमने पूरे हरियाणा में लगभग 5600 गांव में 24 घंटे देनी शुरू कर दी है। बिजली बोर्ड के हमारे यानी जो 4 कंपनीज हैं, चारों प्रॉफिट में आ गई हैं। जो कांग्रेस के टाइम के वो 32,000 करोड़ रुपए के घाटे में थी, हमने उसका टैरिफ नहीं बढ़ाया। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था, पानी हमारे यहाँ कम होने के बावजूद भी उसका प्रबंधन ऐसा किया है कि पानी की कहीं कोई शिकायत नहीं आने देते, बल्कि अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हर घर नल से जल, इसकी व्यवस्था हमने केंद्र के टारगेट से भी पहले हमने पूरी कर ली है। इसलिए पानी की ना सिंचाई की ना पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन रिपेयर और मेंटेनेंस ये लगातार चलेगा। इसमें कुछ जरूरतें समय समय आती है उसको। और वहीं हरियाणा में बढ़ती एयर पॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने 14 जिलों में ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया है और इन जिलों में डीजल से चलने वाले जनरेटर सेट नहीं चल पाएंगे। फैसले की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज है, क्योंकि पहले तो खुले तौर पर जनरेटर चलते थे, लोग अपना काम चला लेते थे, लेकिन पर्यावरण दूषण के कारण से ये जनरेटर के ऊपर सख्ती की गई है, एनजीटी ने सख्ती की है। अब धीरे धीरे उसके लिए फेज दिया था, समय दिया था कि इनको फेज आउट करें जनरेटर्स को और उसके लिए बिजली पूरी दी जाए, या उनमें एक स्पेशल टाइप का जो जनरेटर का सिस्टम था उसको बताया गया। उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन एरिया में जो कमी है इसको हम पूरा कर देंगे। और वहीं रोहतक और फरीदाबाद के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोनीपत पहुंचे। यहां गौशाला के वार्षिक कार्यक्रम में शिरकत करें और गायों को चारा खिलाते हुए नजर आए। इसी के साथ ही सीएम ने कई बड़ी घोषणाएं भी की। पत्रकारों की व्यवस्था ये भी हमने काफी की है। आज ये घोषणा की है, पत्रकार बंधु इनको बता देता हूं कि अभी हम 5 लाख रुपए तक जो बीमा होता था, जीवन बीमा पत्रकारों का, उसका प्रीमियम सरकार देती थी, बाकी पत्रकारों को उसका अंश देना पड़ता था। आज से हमने तय किया है कि पत्रकारों को भी 5 लाख के बजाय अब 10 लाख का प्रीमियम वो सरकार भरेगी, वो पत्रकारों को नहीं भरना हो। राशन तो केंद्र सरकार की ओर से भी मिलता है, प्रदेश की ओर से भी देते हैं, लेकिन साथ में कभी दाल, कभी तेल, ये चीजें प्रदेश की ओर से दिया करते थे। राशन कार्डों की संख्या 120 के बाद 180 हो गई, उनको बीपीएल मान लिया, लेकिन तेल उन्हीं को मिलता था 2 लीटर
जिनका इनकम पुराने समय के हिसाब से जो 1 लाख या 1,20,000 था उन्हीं को मिलता था, 1,20 से 1,80 वालों को वो नहीं मिलता था। इस अगले महीने से अब ये तेल भी 1,80 तक के जितने कार्ड उन सबको मिला करेगा, और उसके अंदर भी एक घोषणा ही आज हमने करनी थी की है। हमने परिवार पहचान पत्र में इनकम के ऊपर एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका बिजली का बिल 12,000 रुपए, पहले 9,000 थे, फिर 12 कर दिया था, 12,000 से ऊपर होगा उसको 1,80 के स्लैब में, उससे ऊपर के स्लैब में मानेंगे। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि मेरा बिजली का बिल किन्हीं कारणों से पिछला नहीं भरा था इसलिए ज्यादा आ गया, मैं तो अपने घर में और बैटरी जो है उसको चार्ज करता हूं इसलिए आ गया, मेरे घर में तो प्रेस का काम करता हूं इसलिए आ गया। तो हमने जितने भी 12,000 से ऊपर के लोग थे उनका सबके सर्वे करा लिया है। एक्चुअल सर्वे के आधार पर ही उसको बीपीएल माना जाएगा। बिजली के बिल की कंडीशन ये हम बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां वे सेवा और स्वच्छता पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा बीजेपी के नेताओं की डिमांड बढ़ रही है। हम यहां से लगातार अपने कार्यकर्ताओं को हरियाणा भेज रहे हैं। देखिए, हमारे 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं की ड्यूटी बाहर लग चुकी है और अभी और लगने वाली है। रोज लिस्ट मांग रहे हैं, कल भी मांग रहे थे 50 नेताओं की लिस्ट। अभी जिला संभालने वाले गए हैं, फिर एक विधानसभा संभालने वाले जाएंगे, फिर उसके बाद कई सौ जाएंगे जो 5-5, 4-4 बूथ संभालेंगे। तो ड्यूटी तो बड़ी लगने वाली है। राजस्थान था मैं अभी 2 दिन तक। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस के शासन से लगभग लोग पूरी। और वहीं दिल्ली में ओपीएस को लेकर चल रहे धरने को कांग्रेस का समर्थन मिला है। धरनास्थल पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ओपीएस को लेकर एक बार फिर से ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सरकार बनते ही पहली कलम से ओपीएस लागू करेंगे। मैं तो एक ही बात कहने आया हूं, और क्योंकि आप धूप में बैठे बहुत देर से, कि भाई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का ये फैसला है, सरकार बनते ही पहली कलम से आप ओपीएस लागू करेगी। यही बात कहने में आया हूं। मैं पहले भी कहता हूं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के पन्ना प्रमुखों पर तंज कसा है। सांसद ने कहा कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख सिर्फ पन्नों पर हैं। इसी के साथ ही उन्होंने जेजेपी और इनेलो पर भी निशाना साधा। सांसद ने पार्टी में नई ज्वाइनिंग को लेकर भी प्रतिक्रिया दी है। पिछली बार भी भाजपा जो कह रही थी कि भाई कांग्रेस का संगठन नहीं है, और खासतौर पे जो धनखड़ साहब इनके प्रदेश अध्यक्ष वो कहते थे कि हमारा पन्ना संगठन है, पन्ना संगठन है, और कांग्रेस का कोई संगठन ही नहीं है। और फिर जब चुनाव में जब 75 पार के नारे के साथ भाजपा उतरी, स्वयं धनखड़ साहब उतरे, तो पता चला कि हर घर घर में कांग्रेस का संगठन था। बादली क्षेत्र से ही कुलदीप वत्स बड़े बहुमत से जीते। कह रहे थे संगठन नहीं है हमारा, पन्ना संगठन। तो वो पन्ना बीजेपी का पन्ना संगठन पन्नों पे। जैसे जगदीश यादव शामिल हुए हैं, क्या किसी कंडीशन के साथ शामिल हुए? कोई भी ज्वाइनिंग हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, जो जैसा कि स्पष्ट कर चुके हैं, जो है हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके हैं, चौधरी उदयभान जी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी जो है कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और सभी को उचित मान सम्मान कांग्रेस पार्टी देते हैं उनको रोकने के लिए। लेकिन इनेलो में कुछ बचा नहीं, अब जो है ना उनका जनाधार बचा, ना कोई नेतृत्व इनेलो में कोई, मैं समझता हूँ कि जो है कोई इस प्रकार सक्षम नेतृत्व बचा, ना कोई उनके कोई कार्यकर्ता का कोई उनका ज़्यादा कोई केडर बचा है। लगभग जो है इनेलो का जो मैं समझता हूँ कि जो अस्तित्व है, वो राजनीतिक अस्तित्व हरियाणा में ज़्यादा लंबा चौड़ा बचा नहीं। हम प्रदेश में बीजेपी जेजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी ऐसे दल से हम गठबंधन नहीं करना चाहेंगे जो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की वोट दे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट दे, बीजेपी को 2014 में जो समर्थन दे चुका हो और हर 2019 में समर्थन की पेशकश कर चुका हो। ये इनेलो पार्टी का इतिहास है। तो ऐसी पार्टी जिस पर विश्वास ही नहीं किया जाए, अगर एक आधी सीट इनको दे भी दी जाए, तो वो जो है ऐसी स्थिति बने कि भाई वो कल को बीजेपी को एक सीट की जरूरत हो तो सबसे पहले जाए। ये तो इस तरह की पार्टियों का कोई।
और वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा ने गांव नेजिया में जलघर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा की गई गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों ने गोविंद कांडा के समक्ष नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों से ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। वाटर वर्क्स नेजिया के अंदर ठेकेदार ने जो टेंडर लिया हुआ है ऑनलाइन टेंडर है, ऑनलाइन किसी को भी आ सकता है, ये नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर कुछ कमियां पाई गई। आज मौके पे सारे अधिकारी यहाँ हैं, एससी साहब, एसडीओ साहब, जेई साहब, उन्होंने मौके पे देखा है। उसको अभी आज नोटिस दिया जाएगा और उसने जो टाइम था बाउंड उससे भी लेट किया, उसको पेनल्टी लगाई जाएगी और ये जल्दी से जल्दी रिपेयर करके दिसंबर के अंदर इसका उद्घाटन हो जाएगा। और वहीं पानीपत के समालका हलके के कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चौकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इधर ईडी ने गुरुग्राम सेशन कोर्ट से विधायक और उनके दोनों बेटों की गैर जमानती वारंट जारी करा दिए हैं। चलिए बात कर लेते हैं सोहना की। इधर सोहना स्थित खेड़ला गांव गोलियों की गड़गड़ाहट से दहल उठा है। करीब आधा दर्जन बदमाश ने दिन दहाड़े 25 राउंड फायर किए हैं। गनीमत ये रही कि वारदात के दौरान किसी को गोली नहीं लगी। विवाद एक मामूली बात को लेकर हुआ और वहीं बदमाशों ने दिन दहाड़े 25 राउंड फायर कर दिए हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सोहना सदर थाना पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद कर 4 नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 307 आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर कुरुक्षेत्र में 30 वर्षीय युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे थाना कृष्णा गेट प्रभारी का कहना है कि जब वह सूचना पर मौके पर पहुंचे तो देखा कि मृतक युवक के पेट और छाती पर चोट के निशान हैं, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। परिजनों के बयान पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और वहीं हांसी में सड़कों पर घूमते आवारा पशु हादसे की वजह बन रहे हैं। और गांव में देर रात एक बाइक चालक के सामने आवारा पशु के आ जाने से बाइक पलट गई और बाइक सवार 2 युवकों में से एक की मौके पर जान चली गई है। जो ये अपने गढ़वाली खेड़ा जिला जींद में स्प्रे करके वापिस आ रहे थे, इनके मोटरसाइकिल के आगे आवारा पशु आ गया और आवारा पशु आने से मोटरसाइकिल पट गया और ये इनका चोट लगी। चोट लगने से ये डेड हो गया। ये उठी से बड़ छप्पड़ रोड पर। और वहीं पलवल अनाज मंडी में खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद की जा रही है। मंडी में फसलों की खरीद की व्यवस्था कैसी है, इसे परखने के लिए एसीएस ने मंडी का औचक निरीक्षण किया। अधिकारी ने बताया कि मंडियों में 50 लाख टन धान की आवक होने की उम्मीद है। साथ ही इतनी आवक के लिए व्यवस्थाएं कर ली गई है। इस दौरान एसीएस ने किसानों से पराली न जलाने का भी आह्वान किया। देखिए, हम वही देखने आए थे कि अब जो आगे धान की परचेज होनी है, जो बता रहे हैं कि 2-3 दिनों में यहाँ पर आवक शुरू हो जाएगी। पलवल की मंडी में तो कम है, होडल की मंडी में ज़्यादा आएगी, तो उसी की तैयारी देखने के लिए मैं आज यहाँ ज़िले में आया हुआ हूँ। और मुझे बताया है जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कि तैयारी पूरी तरह से कर ली है। जितना हमें धान आने की उम्मीद है, कोई 50,000 टन के करीब धान आने की उम्मीद है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर मंडियों में हो चुकी है। मेरा मुख्य कंसर्न था कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक हैं उन पर जीपीएस लगाना है, तो वैसे वाले ट्रक हमारे ज़रूर उपलब्ध होने चाहिए। तो मुझे यहाँ इन्होंने विश्वास दिलाया कि ऐसे ट्रक अवेलेबल हैं पलवल ज़िले में। तो इसीलिए जैसे ही धान आएगा और 2-2 दिन की अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेवारी है होटल में, वहाँ पे वो धान की खरीदारी करेंगे और तुरंत ही मंडी को खाली करने के लिए मिलर्स के पास धान ले जाए देंगे। कि अगर मंडी में सुखाने की जगह हो या मंडी से पहले ही किसान सुखा के अपने अनाज को लेके आए और उसकी अच्छी से यहाँ पे छन्नी हो जाए ताकि कोई फॉरेन मटेरियल ना हो और एक अच्छी क्वालिटी का धान आएगा तो पूरा दाम किसान को ज़रूर मिलेगा।
और देखिए एसीएस ने औचक निरीक्षण किया है और धान खरीद को लेकर मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए कि मंडी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि देखिए धान के किसानों को पूरी कीमत मिलेगी और किस प्रकार से मंडियों में व्यवस्थाएं हैं इसका जायजा भी लिया गया, औचक निरीक्षण भी किया गया ताकि तमाम किसान हो या फिर जितने भी वर्कर्स हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए।